नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे चैनल पे। तो आज हम पढ़ेंगे व्यवसाय अध्ययन कक्षा 11 का अध्याय 7 कंपनी निर्माण। चलिए प्रारंभ करते हैं। तो आप लोग जैसा कि देख सकते हैं दोस्तों, एक बॉक्स दिया गया है। बॉक्स में आपके अवतार फिल्म जो कि राजेश खन्ना की थी, उसी की कहानी यहाँ पे दर्शाई गई है और कंपनी निर्माण के बारे में बताया गया है। चलिए इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। अवतार जो एक कुशल बुद्धि का इंजीनियर है ने अपने कारखाने में, जिसे वह एक एकल स्वामित्व के रूप में चला रहा है, हाल ही में एक नए कार्बोरेटर को विकसित किया। इसे नए कार्बोरेटर से कार इंजन की पेट्रोल खपत 40% कम हो सकती है। अब वह इसका बड़े पैमाने पर उत्पादन करने की सोच रहा है, जिसके लिए उसे बड़ी मात्रा में धन की आवश्यकता है। अपने कार्बोरेटर के निर्माण एवं विपणन का व्यवसाय करने के लिए उसे संगठन के विभिन्न स्वरूप का मूल्यांकन करना होगा। उसने अपने एकल स्वामित्व को साझेदारी में परिवर्तन के विरुद्ध निर्णय लिया, क्योंकि इसके लिए अधिक धन की आवश्यकता होगी तथा उत्पाद नया है, इसमें जोखिम भी अधिक है। उसे सलाह दी गई कि वह एक कंपनी बनाए। वह कंपनी के निर्माण में आवश्यक औपचारिकताओं के संबंध में जानना चाहता है। तो यहाँ से हमारा यह अध्याय प्रारंभ होता है। परिचय। आज के युग में व्यवसाय के लिए बड़ी मात्रा में धन की आवश्यकता होती है। प्रतियोगिता में वृद्धि हो रही है। परिणाम स्वरूप ज़्यादातर व्यावसायिक विशेषतः मध्य पैमाने एवं बड़े पैमाने के संगठनों की स्थापना हेतु कंपनी संगठन को प्राथमिकता दे रही हैं। व्यवसाय के विचार के जन्म से कंपनी के तो अब चलते हैं दोस्तों हम आगे और जानेंगे कंपनी के निर्माण के विषय में। ठीक है। वैधानिक रूप से व्यवसाय प्रारंभ तक के विभिन्न चरण कंपनी निर्माण की विभिन्न स्थितियां कहलाती हैं। जो लोग यह कदम उठाते हैं एवं इनसे जुड़े जोखिम उठाते हैं, कंपनी का प्रवर्तन करते हैं, वे इसके प्रवर्तक कहलाते हैं। यानी कि जो कंपनी का प्रवर्तन करते हैं, यानी कि कंपनी का निर्माण करते हैं, उसके लिए जोखिम उठाते हैं, वे क्या कहलाते हैं? प्रवर्तक कहलाते हैं। ठीक है। अब आगे कहते हैं कि इस पाठ में कंपनी के निर्माण की विभिन्न स्थितियों एवं प्रत्येक स्थिति के विभिन्न चरणों का विस्तृत वर्णन किया गया है, जिससे कि इन पहलुओं के संबंध में सही रूप से जानकारी प्राप्त की जा सके। ठीक है। तो इसमें पूरा डिटेल में समझाया गया है। चलिए अब एक एक करके उसको समझते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो पॉइंट है वो है कंपनी की संरचना। ठीक है। कंपनी की संरचना एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें काफी वैधानिक औपचारिकताएं एवं प्रक्रियाएं सम्मिलित हैं। प्रक्रिया को भी भली भांति समझने के लिए इन औपचारिकताओं को 3 अलग अलग चरणों में बांटा जा सकता है। ठीक है। सबसे पहली है प्रवर्तन, दूसरी है समामेलन, तीसरी है पूंजी का अभिदान। ध्यान रहे कि ये स्थितियां एक कंपनी के निर्माण की दृष्टि से उचित है। एक निजी कंपनी समामेलन प्रमाण पत्र की प्राप्ति के तुरंत पश्चात अपना व्यापार प्रारंभ कर सकती है, क्योंकि इस पर जनसाधारण से धन जुटाने पर प्रतिबंध है। इसे प्रविवरण पत्र जारी करने तथा न्यूनतम अभिदान की औपचारिकता की आवश्यकता नहीं है। दूसरी ओर एक सार्वजनिक कंपनी पूंजी को अभिदान की स्थिति से गुजरना होता है। आइए अब कंपनी निर्माण की इन परिस्थितियों का विस्तार से वर्णन करें। सबसे पहले यहाँ पे हमारा आता है कंपनी प्रवर्तन। कंपनी निर्माण में प्रवर्तन प्रथम स्थिति है। इसमें व्यवसाय के अवसरों की खोज एवं कंपनी की स्थापना के लिए पहल करना सम्मिलित है, जिससे कि व्यवसाय के प्राप्त अवसरों को व्यवहारिक रूप प्रदान किया जा सके। इस प्रकार से किसी के द्वारा सशक्त व्यवसाय के अवसर की खोज से इसका प्रारंभ होता है। यदि ऐसा कोई व्यक्ति अथवा व्यक्तियों का समूह अथवा एक कंपनी स्थापना की दिशा में कदम बढ़ाती है, तो उन्हें कंपनी का प्रवर्तक कहा जाता है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 92 के अनुसार एक प्रवर्तक, जिसका नाम प्रविवरण में लिखा रहता है अथवा धारा 92 के संदर्भ में वार्षिक रिटर्न में कंपनी द्वारा निर्धारित किया जाता है, या फिर जो एक अंशधारक, निदेशक अथवा किसी अन्य रूप में प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः कंपनी के मामलों पर नियंत्रण रखते हैं, जिसके सलाह, निर्देशों अथवा अनुदेशों के अनुरूप कंपनी का संचालक मंडल कार्य करने का अभ्यस्त हो जाता है। यद्यपि यह उपबंध किसी ऐसे व्यक्ति पर लागू नहीं होता जो केवल एक पेशेवर के रूप में कार्य कर रहा हो। प्रवर्तक वह है जो दिए गए प्रयोजन के संदर्भ में एक कंपनी के निर्माण का कार्य करता है एवं इसे चालू करता है तथा उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक कदम उठाता है। इस प्रकार से प्रवर्तक व्यवसाय के अवसर कल्पना करने के अतिरिक्त इसकी संभावनाओं का विश्लेषण
करते हैं, ठीक है, यानी कि प्रवर्तक काफी मुख्य है। तथा व्यक्ति, माल, मशीनरी, प्रबंधकीय योग्यताओं तथा वित्तीय संसाधनों को एकजुट करता है तथा संगठन तैयार करता है, ठीक है। परिकल्पना की संभावना को भली भांति जांच कर लेने के पश्चात प्रवर्तक संसाधनों को एकत्रित करता है, आवश्यक अभिलेखों को तैयार करता है, नाम निश्चित करता है तथा कंपनी का पंजीयन कराने तथा प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए दूसरी अन्य क्रियाएं करता है। इस प्रकार से कंपनी को अस्तित्व में लाने के लिए प्रवर्तक विभिन्न कार्य करता है, जिन पर परिचर्चा नीचे की गई है, ठीक है। तो अब हम जानेंगे प्रवर्तक के कार्य के बारे में। तो क्या है इनके कार्य, चलिए देखते हैं। सबसे पहला है व्यवसाय के अवसर की पहचान करना। एक प्रवर्तक का पहला कार्य व्यवसाय के अवसर की पहचान करना है। यह अवसर एक नई वस्तु अथवा सेवा के उत्पादन की हो सकती है या फिर किसी उत्पाद की किसी अन्य माध्यम के द्वारा उपलब्ध कराने को, अथवा अन्य कोई अवसर जिसमें निवेश की संभावना हो। ऐसे अवसर की तकनीकी एवं प्राथमिक संभावना को देखकर फिर इसका विश्लेषण किया जाता है, ठीक है। यानी कि व्यवसाय के अवसर की पहचान करना इसमें मुख्य है। संभाव्यता का अध्ययन, दूसरा पॉइंट है हमारा। संभाव्यता का अध्ययन इसलिए हो सकता है ताकि पहचान कर लिए गए सभी अवसरों को वास्तविक परियोजनाओं में परिवर्तित करना सदा संभव अथवा लाभप्रद ना हो। प्रवर्तक इसलिए जिन व्यवसायों को प्रारंभ करना चाहते हैं उनके सभी पहलुओं की जांच पड़ताल के लिए विस्तृत संभाव्य अध्ययन करते हैं। इसकी जांच के लिए कि क्या विदित व्यावसायिक अवसर में लाभ उठाया जा सकता है, इंजीनियर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आदि विशेषज्ञों की सहायता से नीचे दिए गए संभाव्य अध्ययन किए जाते हैं, जो परियोजना की प्रकृति पर निर्भर करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्या है, तकनीकी संभाव्यता। कभी कभी कोई विचार अच्छा होता है लेकिन उसका क्रियान्वयन तकनीकी रूप से संभव नहीं होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आवश्यक कच्चा माल अथवा तकनीक सरलता से उपलब्ध नहीं होता है। उदाहरण के लिए हमारे पिछले उदाहरण में माना कि अवतार को कार्बोरेटर के उत्पादन के लिए एक विशेषज्ञ धातु की आवश्यकता है। माना इस धातु का उत्पादन देश में नहीं होता एवं बुरे आर्थिक संबंधों के कारण इसका उस देश से आयात नहीं किया जा सकता जो इसका उत्पादन करता है। ऐसी स्थिति में जब तक धातु को उपलब्ध कराने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हो जाती, परियोजना तकनीकी रूप से अव्यावहारिक होगी, ठीक है। यानी कि आप जिस चीज का उत्पादन कर रहे हैं उसका जो कच्चा माल है वो आपके पास उपलब्धि नहीं है और आप उसे जिस देश से लेना चाहते हैं वहां से आप उसे खरीद नहीं पा रहे हैं, ठीक है। अगला पॉइंट क्या कहता है अब, जो कि है वित्तीय संभाव्यता। क्या है इसमें, सभी व्यवसायिक कार्यों के लिए धन की आवश्यकता का अनुमान लगाना होता है, ठीक है। यदि परियोजना पर होने वाला व्यय इतना अधिक है कि इसे उपलब्ध साधनों से सरलता से नहीं जुटाया जा सकता तो परियोजना को त्यागना होगा। उदाहरण के लिए कोई यह सोच सकता है कि नगरों का विकास करना बहुत लाभप्रद होता है, लेकिन पाया गया कि इसके लिए कई करोड़ों रुपए की आवश्यकता होती है, जिसकी प्रवर्तकों द्वारा एक कंपनी की स्थापना कर व्यवस्था नहीं की जा सकती, ठीक है। परियोजना की वित्तीय असंभाव्यता के कारण इस विचार को त्यागना पड़ सकता है, ठीक है। यानी अगर पैसे ही नहीं है हमारे पास तो हम कोई प्लानिंग कैसे कर सकते हैं जो कि पैसे से संबंधित है। अगला आता है हमारा आर्थिक संभाव्यता। कभी कभी ऐसा भी होता है कि परियोजना तकनीकी एवं वित्तीय रूप से व्यवहारिक है लेकिन इसकी लाभप्रदता की संभावना बहुत कम है। ऐसी परिस्थिति में भी यह विचार त्यागना होगा। इन विषयों के अध्ययन के लिए प्रवर्तक साधारणतः विशेषज्ञों की सहायता लेते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि क्योंकि ये विशेषज्ञ प्रवर्तकों को इन अध्ययनों में सहायता कर रहे हैं, मात्र इससे वह स्वयं प्रवर्तक नहीं बन जाते, ठीक है। केवल तभी जबकि इन जांच पड़तालों के सकारात्मक परिणाम निकलते हैं प्रवर्तक वास्तव में कंपनी बनाने का निर्णय ले सकते हैं, ठीक है। तो इतना आसान नहीं है कंपनी बनाना। तीसरा पॉइंट अब क्या आता है हमारा कि नाम का अनुमोदन। कंपनी की स्थापना का निर्णय लेने के पश्चात प्रवर्तकों को इसके लिए एक नाम का चुनाव करना होगा, ठीक है। एवं इसके अनुमोदन के लिए जिस राज्य में कंपनी का पंजीकृत कार्यालय होगा उस राज्य के कंपनी रजिस्ट्रार के पास एक आवेदन के पत्र जमा करना होगा, ठीक है।
प्रस्तावित नाम का अनुमोदन कर दिया जाएगा। यदि इस अनुपयुक्त नहीं माना गया है, ऐसा भी हो सकता है कि पहले से ही इसी नाम की अथवा इससे मिलते जुलते नाम की ही एक कंपनी है, या फिर पसंद का नाम गुमराह करने वाला है, जैसे कि नाम से ही ऐसा लगता है कि कंपनी एक व्यवसाय विशेष में है, जबकि यह सत्य नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रस्तावित नाम को स्वीकृति नहीं मिलेगी, लेकिन किसी वैकल्पिक नाम को मंजूरी मिल जाएगी। इसलिए कंपनी रजिस्ट्रार को दिए गए प्रार्थना पत्र यानी कि INC1 फॉर्म का प्रारूप किताब के अंत में दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो जो ये प्रार्थना पत्र दिया जाता है INC1 फॉर्म, इसका जो प्रारूप है वो आपकी किताब के एंड में दिया हुआ है, उसे आप देख सकते हो। ठीक है, तो प्रार्थना पत्र में 3 नाम प्राथमिकता दर्शाते हुए दिए जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट आता है संस्थापना प्रलेख के हस्ताक्षरकर्ताओं को निश्चित करना। प्रवर्तक को उन सदस्यों के संबंध में निर्णय लेना होगा जो प्रस्तावित कंपनी के उद्देश्य पत्र पर हस्ताक्षर करेंगे। सामान्यतः जो लोग उद्देश्य पत्र पर हस्ताक्षर करते हैं वही कंपनी के प्रथम निर्देशक बनना एवं कंपनी के योग्यता अंश खरीदने के संबंध में लिखित स्वीकृति लेनी आवश्यक है। ठीक है, यानी कि जो भी वो शेयर खरीदना चाहेगा, तो जो सबसे प्रवर्तक ने जिनको सदस्यों को निर्देशक बनाया है उन लोगों की स्वीकृति लेनी आवश्यक हो जाती है वहाँ पे। ठीक है, अगला पॉइंट आता है हमारा कुछ पेशेवर लोगों की नियुक्ति। प्रवर्तक उन आवश्यक प्रलेखों के बनाने में जिन्हें कंपनी रजिस्ट्रार के पास जमा कराना होता है, उनकी सहायता करने के लिए मार्केटाइल बैंकर्स, ऑडिटर्स आदि पेशेवर लोगों की नियुक्ति करते हैं। एक कंपनी के रजिस्ट्रार के पास एक विवरणी भी जमा करानी होगी जिसमें अंशधारियों के नाम और उनके पते तथा आवंटित अंशों की संख्या लिखी होगी। ठीक है, इसे आवंटन विवरणी कहते हैं, जिसमें कि वो डिटेल लिखी होती है कि किसने हमारे शेयर खरीदे हैं और उनका एड्रेस, मतलब कि शेयर होल्डर्स की डिटेल होती है उसमें। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम आगे क्या कहते हैं। आवश्यक प्रलेखों को तैयार करना। प्रवर्तक अब कुछ वैधानिक प्रलेखों को तैयार करने के लिए कदम उठाएगा जिन्हें कंपनी के पंजीयन के लिए कानूनन कंपनी रजिस्ट्रार के पास जमा कराना आवश्यक है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा टॉपिक एंड होता है। अब हमारा दूसरा टॉपिक आता है जिसमें हमें बताया जाएगा कि जमा किए जाने वाले आवश्यक प्रलेख कौन कौन से प्रलेख हैं जिन्हें जमा किया जाता है। सबसे पहले आता है हमारा संस्थापन प्रलेख। संस्था का संस्थापन प्रलेख कंपनी का प्रमुख प्रलेख होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट होता है कंपनी का, क्योंकि ये कंपनी के उद्देश्यों को परिभाषित करता है कि कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इसमें मेंशन किया जाता है। ठीक है, कानूनन कोई भी कंपनी संस्था के संस्थापन प्रलेख से हटकर कोई कार्य नहीं कर सकती है। ठीक है, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 256 के अनुसार संस्थापन प्रलेख से अभिप्राय एक कंपनी के ऐसे संस्थापन प्रलेख से है जो इस अधिनियम अथवा किसी पूर्व कंपनी अधिनियम के अनुसरण में मूल रूप से बनाया गया हो। ठीक है, समय समय पर संशोधित किया गया हो। संस्थापन प्रलेख में विभिन्न धाराएं होती हैं जो नीचे दी गई हैं। चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले है नामखंड। इस धारा में कंपनी का नाम दिया होता है जिससे कंपनी जानी जाएगी एवं जिसका अनुमोदन रजिस्ट्रार ने पहले ही कर दिया है। ठीक है, अगला पॉइंट आता है पंजीकृत कार्यालय खंड। इस धारा में उस राज्य का नाम दिया जाता है जिसमें कंपनी का प्रस्तावित पंजीकृत कार्यालय। इस अवस्था में कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के निश्चित पते की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, लेकिन कंपनी के समामेलन के 30 दिन के भीतर इसे कंपनी रजिस्ट्रार को सूचित करना होता है। ठीक है, यानी कि जब आपने पंजीकरण कराया तो आपको राज्य बताना होगा केवल, लेकिन उसके जब समामेलन हो जाएगा तो उसके 30 दिन के भीतर आपको रजिस्ट्रार के पास उस कंपनी का प्रॉपर एड्रेस जमा कराना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट आता है उद्देश्य खंड। उद्देश्य खंड में क्या है, चलिए देख लेते हैं। यह खंड संस्थापन प्रलेख की सबसे महत्वपूर्ण धारा है। इसमें उन उद्देश्यों से हटकर कोई कार्य नहीं कर सकती, यानी कि कंपनी ने जो उद्देश्य निर्धारित कर रखे हैं वह उनसे हटकर कोई कार्य नहीं कर सकती, कंपनी को वही कार्य करने पड़ेंगे। ठीक है, उद्देश्यों से हटकर कोई कार्य नहीं कर सकती है कंपनी। उद्देश्यों की धारा 2 उपधाराओं में विभाजित है जो इस प्रकार है। ठीक है, कौन कौन सी है चलिए देखते हैं। मुख्य उद्देश्य है, क्या है मुख्य उद्देश्य, चलिए देखते हैं। इस उपखंड में उन मुख्य उद्देश्यों को सूचीबद्ध किया जाता है जिनको लेकर कंपनी का निर्माण किया गया है। ठीक है, मुख्य उद्देश्य में वो आते हैं कि आपके इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स कौन से हैं जिनके लिए आपने उनका निर्माण किया, आपने कंपनी का निर्माण किया है।
ठीक है। ध्यान रहे, कोई भी कार्य जो कंपनी के प्रमुख उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है अथवा संयोगिक है, न्याययुक्त माना जाएगा, भले ही उपखंड में स्पष्ट रूप से इसकी व्याख्या नहीं की गई है। ठीक है, यानी कि जो भी कार्य करना है कंपनी का प्रमुख उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, ठीक है, वो आवश्यक है या फिर एक संयोग है, वो न्याययुक्त माना जाएगा, भले ही उपखंड में उसके बारे में क्लियरली ना मेंशन किया गया हो। ठीक है, फिर आता है हमारा अन्य उद्देश्य। जिन उद्देश्यों को प्रमुख उद्देश्यों में सम्मिलित नहीं किया गया है उन्हें इस उपखंड में रखा जाता है। वैसे यदि कंपनी चाहती है कि इस उपखंड में सम्मिलित व्यवसायों को करें तो उसे या तो विशेष प्रस्ताव पारित करना होगा अथवा साधारण प्रस्ताव पारित कर केंद्रीय सरकार से अनुमोदन कराना होगा। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा दायित्व खंड। यह खंड सदस्य की देयता को उनके स्वामित्व के अंशों पर अदत्त राशि तक सीमित करती है। उदाहरण के लिए माना एक अंश धारक ने 1000 शेयर 10 रुपये प्रति शेयर से क्रय किए हैं, ठीक है, एवं 6 रुपये प्रति शेयर से उन पर भुगतान कर चुका है, ऐसे उसकी देनदारी 4 रुपये प्रति अंश होगी। अर्थात खराब से खराब स्थिति में भी उसे 4000 रुपये मांगे जाएंगे। ठीक है, अगला पॉइंट आता है पूंजी खंड। इस धारा में उस अधिकतम पूंजी का वर्णन किया जाता है जिसे अंशों के निर्गमन द्वारा जुटाने के लिए कंपनी अधिकृत होगी। प्रस्तावित कंपनी की अधिकृत पूंजी को एवं निर्धारित अंकित मूल्य को कितने अंशों में विभक्त किया गया है का इस धारा में वर्णन किया जाता है। उदाहरण के लिए माना कंपनी की अधिकृत पूंजी 25 लाख रुपए है जो 10 और 25 लाख अंशों में बटी हुई है। यह कंपनी इस धारा में वर्णित राशि से अधिक की पूंजी के अंश निर्गमित नहीं कर सकती है। ठीक है, संस्थापन प्रलेख पर हस्ताक्षरकर्ता कंपनी निर्माण के लिए इच्छा दर्शाते हैं एवं योग्यता अंशों जो उनके नामों के सामने दर्शाए गए हैं के क्रय के लिए भी अपनी सहमति दर्शाते हैं। एक कंपनी के संस्थापन प्रलेख अनुसूची 1 की सारणी ABCD और E में विशिष्टकृत किए गए प्रारूप में होनी चाहिए जो ऐसी कंपनियों के अनुरूप हों। संघ के सीमा नियमों पर सार्वजनिक कंपनी होने पर कम से कम 7 एवं निजी कंपनी है तो 2 व्यक्तियों के हस्ताक्षर होने जरूरी हैं। ठीक है, यानी कि संघ की सीमा नियमों में क्या है कि जो सार्वजनिक कंपनी है उसमें कम से कम कितने लोग होने चाहिए, 7 होने चाहिए हस्ताक्षर करने के लिए, और यदि निजी कंपनी तो उसमें 2 लोगों के हस्ताक्षर चाहिए आपको। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है हमारा कंपनी के अंतर्नियम। कंपनी के अंतर्नियम में कंपनी के अतिरिक्त मामलों के प्रबंधन से संबंधित नियम दिए जाते हैं। यह नियम कंपनी के संस्थापन प्रलेख के सहायक नियम होते हैं। वह संस्थापन प्रलेख में वर्णित किसी भी व्यवस्था के ना तो विरोध में होंगे और ना उनसे ऊपर होंगे। ठीक है, इसके बाद क्या कहता है कि एक कंपनी के पार्षद अंतर्नियम कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची 1 की सारणी FGHI तथा J में दिए गए प्रारूप के अनुसार होने चाहिए। ठीक है, जो संबंधित कंपनियों के अनुरूप हो। कंपनी अधिनियम 2013 की मुख्य धारा 2(5) के अनुसार एक कंपनी के पार्षद अंतर्नियम वह हैं जो इस अधिनियम अथवा किसी पूर्व कंपनी अधिनियम के अनुसरण में मूल रूप से बनाए गए हों, ठीक है, अथवा समय समय पर संशोधित किए गए हों। अब यहाँ पे हमें दर्शाया गया है कि पार्षद अंतर्नियम में सामान्यतः निम्नलिखित विषय वस्तु होती है। सबसे पहले क्या है, सारणी F का पूर्णतः अथवा अंशतः अपवर्जन। ठीक है, फिर है प्रारंभिक अनुबंधों का स्वीकरण, अंशों की संख्या व मूल्य, पूर्वाधिकारी अंशों का निर्गमन, अंशों का आवंटन, अंशों पर याचनाएं, अंशों पर ग्रहणाधिकार, अंशों का हस्तांतरण एवं प्रसारण, नामांकन, अंशों का हरण, पूंजी का प्रत्यावर्तन, पुनर्खरीद, ठीक है, अंश प्रमाण पत्र, डिमैटेरियलाइजेशन, अंशों का स्टॉक में परिवर्तन, कंपनियों का समामेलन तथा प्रासंगिक मामले, ठीक है, मतदान अधिकार एवं प्रतिपत्री। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम आगे चलते हैं। सभाओं तथा समितियों से संबंधित नियम, निदेशक, उनकी नियुक्ति तथा अधिकारों का अंतरण, नामांकित निदेशक, ऋण पत्रों तथा स्टॉक का निर्गमन, अंकेक्षण समिति, प्रबंधकीय निदेशक, पूर्णकालिक निदेशक, प्रबंधक सचिव, अतिरिक्त निदेशक, सील मुद्रा मुहर, निदेशकों का पारिश्रमिक, सामान्य सभाएं, निदेशकों की सभाएं, उधार ग्रहण के अधिकार, लाभांश तथा संचय, लेखी तथा अंकेक्षण, समापन, क्षतिपूर्ति, संचयों का पूंजीकरण। तो पार्षद अंतर नियम में सामान्यतः 33 विषय वस्तुएं होती हैं जिनके बारे में अभी हमने पढ़ा। ठीक है, अब चलते हैं आगे। तो अब चलते हैं दोस्तों, देखते हैं यहाँ पे 2 टेबल दी गई है, एक एक करके समझते हैं इनको। सबसे पहले है पार्षद सीमा नियम के विभिन्न प्रारूप।
ठीक है। इसमें सबसे पहले क्या है, सारणी ए, अंशों द्वारा सीमित कंपनी का पार्षद सीमा नियम। ठीक है। सारणी बी में क्या है, गारंटी द्वारा सीमित कंपनी तथा बिना अंश पूंजी वाले कंपनी का पार्षद सीमा नियम। सारणी सी में है आपका अंश पूंजी वाली गारंटी द्वारा सीमित कंपनी का पार्षद नियम। सारणी डी में है बिना अंश पूंजी वाली असीमित कंपनी का पार्षद नियम। सारणी ई में फिर आता है आपका अंश पूंजी वाली असीमित कंपनी का पार्षद सीमा नियम। ठीक है, यानी कि अंशों के आधार पे इसमें कंपनी का पार्षद सीमा नियम लागू किया जाता है, इसलिए इसमें अलग अलग टेबल आप देख सकते हैं। यहाँ पे 5 टेबल बनाई गई है, सारणी ए, सारणी बी, सारणी सी, सारणी डी और सारणी ई। ठीक है। इसके बाद आता है हमारा पार्षद अंतर नियम के विभिन्न प्रारूप। ठीक है दोस्तों, ये इसी के आगे की टेबल, आप इसे ऐसे भी समझ सकते हो, सारणी एफ। ठीक है, इसमें क्या है, अंश द्वारा सीमित कंपनी का पार्षद अंतर नियम। इसके बाद आता है हमारा सारणी जी। सारणी जी में है अंश पूंजी वाली गारंटी द्वारा सीमित कंपनी का पार्षद अंतर नियम। ठीक है। इसके बाद आता है हमारा सारणी एच, बिना अंश पूंजी वाली गारंटी द्वारा सीमित कंपनी का पार्षद अंतर नियम। फिर आती है हमारी सारणी आई, जिसमें है अंश पूंजी वाली असीमित कंपनी का पार्षद अंतर नियम। फिर आता है हमारा सारणी जे, जिसमें है बिना अंश पूंजी वाली असीमित कंपनी का पार्षद अंतर नियम। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। तो दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा था जमा किए जाने वाले प्रलेख। ठीक है, उसके 2 पॉइंट हम पढ़ चुके थे। अब यहाँ पे तीसरा पॉइंट गिवन है, चलिए उसको देख लेते हैं। प्रस्तावित निर्देशकों की सहमति। कंपनी के संस्थापन प्रलेख एवं अंतर नियमों के अतिरिक्त प्रत्येक मनोनीत निर्देशक द्वारा इसकी पुष्टि की जाती है। ठीक है, कि वे निदेशक के पद कार्य करने एवं अंतर नियमों में वर्णित योग्यता अंश में खरीदने एवं उनका भुगतान करने के लिए तैयार हैं, करते हुए लिखित में सहमति देनी पड़ती है उन्हें। ठीक है। इसके बाद आता है समझौता। कंपनी अधिनियम के अंतर्गत कंपनी के पंजीयन के लिए रजिस्ट्रार को दिए जाने वाला एक और प्रलेख है, जो कंपनी द्वारा प्रस्तावित किसी भी व्यक्ति के साधज्ञ उसे प्रबंधक निदेशक अथवा पूर्णकालिक निदेशक या फिर प्रबंधक की नियुक्ति के लिए समझौता होता है। ठीक है। इसके बाद आता है हमारा वैधानिक घोषणा। कंपनी के पंजीयन के लिए कानून उपर्युक्त प्रलेखों के अतिरिक्त रजिस्ट्रार के पास एक घोषणा की पंजीयन से संबंधित सभी वैधानिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर ली गई है भी जमा करानी होती है। ठीक है, रजिस्ट्रार के पास एक घोषणा पत्र भी आपको जमा करना पड़ता है, जिसमें लिखा होता है कि भाई जो भी संवैधानिक आवश्यकताएं थी, क्रियाकलाप थे, कानूनन था, सब हमने कर लिया है। ठीक है, फिर उसको हमें जमा कराना पड़ता है लिखित में। इस घोषणा पर कोई भी व्यक्ति जो वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट, लागत लेखाकार, प्रैक्टिस करने वाला, कंपनी सचिव तथा अंतर नियमों में नामित निदेशक, प्रबंधक अथवा कंपनी सचिव हो, हस्ताक्षर कर सकता है। ठीक है, इनमें से कोई भी एक हस्ताक्षर कर सकता है। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट आता है फीस भुगतान की रसीद। कंपनी के पंजीयन के लिए उपयुक्त वर्णित प्रलेखों के अतिरिक्त आवश्यक फीस भी जमा कराई जाती है। ठीक है, इस फीस की राशि कंपनी के अधिकृत पूंजी पर निर्भर करेगी कि वो फीस किस हिसाब से होगी। तो यहाँ पे टॉपिक हमारा एंड होता है और अगला टॉपिक आता है हमारा प्रवर्तकों की स्थिति। ठीक है, चलिए इसको देख लेते हैं। अब प्रवर्तकों की स्थिति क्या है। प्रवर्तक कंपनी को पंजीकृत कराने एवं उसे व्यापार प्रारंभ की स्थिति तक लाने के लिए विभिन्न कार्यों को करता है। ठीक है, लेकिन ना तो वह कंपनी का एजेंट और ना ही उसका ट्रस्टी है। ठीक है, वह कंपनी के एजेंट तो इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि कंपनी का समामेलन अभी होना है। ठीक है, इससे स्पष्ट है कि प्रवर्तक उन सभी समामेलन से पूर्व के समझौतों के लिए उत्तरदायी होंगे जिनको कंपनी समामेलन के पश्चात मान्यता नहीं दी गई है। इसी प्रकार से वे प्रवर्तक कंपनी के ट्रस्टी नहीं होते, है ना। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है कि कंपनी के प्रवर्तकों की स्थिति एक न्यासी की होती है जिसका उन्हें दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। वे यदि लाभ कमाते हैं तो उन्हें इसे उजागर करना चाहिए एवं गुप्त रूप से लाभ नहीं कमाना चाहिए। ठीक है, यानी कि छुप छुप के लाभ नहीं कमाना चाहिए, इसके विषय में सबको बताना भी चाहिए। यदि वे इसको स्पष्ट नहीं करते हैं तो कंपनी प्रसंविदों को रद्द कर सकती एवं प्रवर्तकों को भुगतान किए गए क्रय मूल्य को वसूल कर सकते हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण सूचना के छिपाने से यदि कोई हानि होती है तो कंपनी क्षतिपूर्ति का दावा कर सकती है। प्रवर्तक कंपनी के प्रवर्तन पर किए गए व्यय को प्राप्त करने का कानूनी रूप से दावा नहीं कर सकते। वैसे कंपनी चाहे तो समामेलन से पूर्व किए गए व्ययों का भुगतान कर सकती है। कंपनी प्रवर्तकों के माध्यम से क्रय की गई संपत्तियों की
क्रय राशि अथवा अंशों की बिक्री पर उनकी सेवाओं के बदले एक मुश्त राशि अथवा कमीशन का भुगतान कर सकती है। कंपनी उन्हें अथवा ऋण पत्रों का आवंटन कर सकती है या फिर भविष्य में प्रतिभूतियों के क्रय की सुविधा दे सकती है। तो यहाँ पे टॉपिक हमारा दोस्तों एंड होता है और अब हमारा अगला टॉपिक आता है जिसमें हम कंपनी समामेलन के बारे में पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं, हमारा टॉपिक यहाँ पे आ चुका है और क्या है टॉपिक हमारा, समामेलन। उपयुक्त औपचारिकताओं के पूरा कर लेने के पश्चात प्रवर्तक कंपनी के समामेलन के लिए आवेदन पत्र तैयार करते हैं। पंजीकृत कार्यालय की सूचना राज्य के रजिस्ट्रार के पास समामेलन के 30 दिनों के भीतर भेजना कंपनी के लिए अनिवार्य है। आवेदन पत्र के साथ अन्य प्रलेख भी जमा किए जाते हैं जिनकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। संक्षेप में इनका वर्णन पुनः किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट है हमारा कंपनी के संस्थागत प्रलेख जिन पर आवश्यक मोहर लगी होती है एवं हस्ताक्षर किए होते हैं एवं गवाही की होती है। यदि यह सार्वजनिक कंपनी है तो इस पर कम से कम 7 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। यदि कंपनी निजी है तो 2 सदस्यों के हस्ताक्षर ही पर्याप्त हैं। हस्ताक्षरकर्ताओं के लिए अपने घर का पता, रोजगार एवं उनके द्वारा क्रय किए गए अंशों की जानकारी देना आवश्यक है। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट आता है कंपनी के अंतर्नियम, जिस पर संस्थापन प्रलेख के समान मोहर लगी होनी चाहिए एवं गवाही होनी चाहिए। जैसा पहले ही कहा जा चुका है कि यदि चाहे तो कंपनी अधिनियम में दी गई तालिका F जो अंतर्नियमों का एक आदर्श संग्रह है को अपना सकती है। ठीक है, ऐसा करने पर अंतर्नियमों के स्थान पर कंपनी स्थानापन्न प्रविवरण पत्र जमा कराएगी। ठीक है, यानी अगर वो तालिका F में जो अंतर्नियम लिखे हैं अगर उसका पालन करेगी तो उसे कंपनी स्थानापन्न प्रविवरण पत्र जमा कराना होता है। ठीक है, अब अगला पॉइंट देखते हैं हम, जो कि हमारा प्रस्तावित निदेशकों द्वारा निदेशक बनने के लिए लिखित सहमति एवं योग्यता शेयरों के क्रय का वचन। ठीक है, अब इसमें क्या है चलिए समझते हैं इसको। तो मुख्यतः यहाँ पे दोस्तों ये समझाने की कोशिश की गई है कि जो भी प्रस्तावित निदेशक हैं तो अगर कोई निदेशक बनना चाहता है तो उसे लिखित सहमति एक तो देनी पड़ेगी और दूसरा उसे योग्यता शेयरों का क्रय भी करना पड़ेगा। ठीक है, आगे क्या कहते हैं कि प्रस्तावित प्रबंध निदेशक, प्रबंधक अथवा पूर्वकालिक निदेशक के साथ समझौता यदि कोई है तो रजिस्ट्रार के द्वारा। ठीक है, यानी अगर कोई वो डील कर रहे हैं, कोई समझौता है तो उसे रजिस्ट्रार के द्वारा कराना होगा। ठीक है, अगला पॉइंट क्या कहता है इसमें, कंपनी के नाम के अनुमोदन के पत्र की प्रति प्रमाण स्वरूप, मतलब कंपनी के जो नाम का अनुमोदन किया गया है उसके पत्र की प्रति जो है वो प्रमाण के स्वरूप में होनी चाहिए। ठीक है, अगला पॉइंट क्या कह रहा है, वैधानिक घोषणा की पंजीकरण से संबंधित यह भली भांति हस्ताक्षरित होनी चाहिए। ठीक है, जो कि वैधानिक घोषणा जो भी की गई है उस पर हस्ताक्षर जो है वो क्लियरली होने चाहिए। ठीक है, आगे कहते हैं कि इन प्रलेखों के साथ पंजीकृत के सही पतों की सूचना भी दी जानी चाहिए। यदि समामेलन के समय यह सूचना नहीं दी गई है तो इस समामेलन प्रमाण पत्र मिलने के 30 दिन के अंदर जमा कराया जा सकता है। ठीक है, तो कहने का अर्थ यहाँ पे है कि जो भी हमें प्रतियां जमा करानी है वो सही पते के साथ जमा करानी है और अगर अभी सही पता निर्धारित नहीं है तो 30 दिन के अंदर वह जमा कराया जा सकता है। ठीक है, यानी कि उसके लिए आपको 30 दिन का समय दे दिया जाता है जहां भी आपकी कंपनी की लोकेशन होगी। अगला पॉइंट क्या कहता है, पंजीयन के शुल्क के भुगतान के प्रमाण स्वरूप प्रलेख। ठीक है, पंजीयन के शुल्क के भुगतान के प्रमाण स्वरूप प्रलेख। आगे कहता है रजिस्ट्रार के पास आवश्यक प्रलेखों के साथ आवेदन जमा होने के पश्चात रजिस्ट्रार इस बात को संतुष्ट करेगा कि सभी प्रलेख सुव्यवस्थित हैं एवं पंजीयन से संबंधित सभी वैध नियम औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं। इन प्रलेखों में वर्णित तथ्यों की प्रामाणिकता की जांच के लिए भली भांति जांच पड़ताल करने का दायित्व रजिस्ट्रार का नहीं है। ठीक है, जब रजिस्ट्रार पंजीयन की औपचारिकताओं के पूरा होने के संबंध में संतुष्ट हो जाता है तो वह कंपनी को समामेलन प्रमाण पत्र जारी कर देता है, जिसका अर्थ है कि कंपनी अस्तित्व में आ गई है। कंपनी समामेलन प्रमाण पत्र को कंपनी के जन्म का प्रमाण पत्र भी कहा जाता है। ठीक है, यानी कि जब सारी औपचारिकताएं हो गई उसके बाद रजिस्ट्रार जो है वो पंजीयन की औपचारिकता से जब संतुष्ट हो गया है तो वह कंपनी को अब एक प्रमाण पत्र जारी कर देगा कि भाई अब आप अपनी कंपनी को स्टेब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, 1 नवंबर से कंपनी रजिस्ट्रार कंपनी को CIN अर्थात निगम पहचान नंबर का आवंटन करता है। ठीक है, ये प्रोसेस कब शुरू किया गया, सन 2000 में। ठीक है, अगला टॉपिक अब हमारा आता है समामेलन प्रमाण पत्र का प्रभाव।
ठीक है। इसमें क्या कहते हैं कि कानूनी रूप से कंपनी का जन्म समामेलन प्रमाण पत्र छपी तिथि का होता है। उस तिथि को यह शाश्वत उत्तराधिकारी के साथ पृथक वैधानिक अस्तित्व प्राप्त कर लेती है, ठीक है, एवं वैधानिक प्रसंविदों को करने के लिए अधिकृत हो जाती है। समामेलन प्रमाण पत्र कंपनी समामेलन के नियम का निर्णायक प्रमाण है। कल्पना करें कि उस पक्ष के साथ क्या होगा जिससे कंपनी ने कोई प्रसंविदा किया है और उसे किसी भी प्रकार की कोई आशंका नहीं है। उसे बाद में पता लगता है कि कंपनी का समामेलन विधि सम्मत नहीं था, इसलिए अवैध था। इसलिए वैधानिक स्थिति यह है कि कंपनी का समामेलन प्रमाण जारी हो जाने के पश्चात कंपनी के पंजीयन में दोष रह जाने पर भी इसको वैधानिक व्यावसायिक अस्तित्व प्राप्त हो जाता है। इसलिए कंपनी का समामेलन प्रमाण पत्र कंपनी के वैधानिक अस्तित्व का निर्णायक प्रमाण है। कुछ ऐसे दिलचस्प उदाहरण हैं जो कंपनी समामेलन प्रमाण पत्र निर्णायक होने के प्रभाव को दर्शाता है, जो कि इस प्रकार हैं। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कुछ उदाहरण जो प्रमाण पत्र से संबंधित हैं। पंजीयन के लिए 6 जनवरी को आवश्यक प्रलेख जमा कराए गए। समामेलन प्रमाण पत्र 8 जनवरी को जारी किया गया, लेकिन प्रमाण पत्र पर तिथि 6 जनवरी लिखी थी। यह निर्णय दिया गया कि कंपनी का अस्तित्व था, इसलिए 6 जनवरी को जिन समझौतों पर हस्ताक्षर हुए थे वे न्यायोचित थे, ठीक है। जब प्रमाण पत्र जारी हुआ वो पंजीयन वाली डेट को ही उसमें मेंशन कर दिया गया, ठीक है। आगे क्या कहता है कि एक व्यक्ति ने संस्थापना प्रलेख पर दूसरे व्यक्ति के जाली हस्ताक्षर कर लिए, समामेलन फिर भी वैधानिक माना गया, ठीक है, क्योंकि अब उन्होंने हस्ताक्षर की जांच तो की नहीं कि कोई और कर रहा है या जो इसका प्रस्तावित अधिकारी है उसने हस्ताक्षर किए हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, आपकी पुस्तक में यहाँ पे एक बॉक्स आ गया है। पहले हम उसे पढ़ लेते हैं, फिर हम चलेंगे दोबारा से अपने टॉपिक की ओर। तो बॉक्स में है दोस्तों आपके निदेशक पहचान संख्या DIN। प्रत्येक व्यक्ति जो किसी कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त होना चाहता है उसे निदेशक पहचान संख्या के DIN आवंटन हेतु विहित फॉर्म पर आवश्यक शुल्क सहित केंद्रीय सरकार को आवेदन करना होता है। आवेदन प्राप्त होने के 1 माह के भीतर केंद्रीय सरकार द्वारा आवेदक को निदेशक पहचान संख्या DIN आवंटित कर देती है, ठीक है। कोई भी व्यक्ति जिसे निदेशक पहचान संख्या आवंटित हो चुकी है वह इसके लिए पुनः आवेदन नहीं कर सकता, ठीक है। यानी कि आप निदेशक पहचान संख्या के लिए केवल एक ही बार अप्लाई कर सकते हैं और अगर वो आपको आवंटित हो गई है तो आप उसके लिए दोबारा आवेदन नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम चलते हैं अपने टॉपिक पे जो हम पीछे अपना पढ़ रहे थे। हम पढ़ रहे थे दोस्तों कि समामेलन प्रमाण पत्र कैसे कंपनी को निर्णायक होने के प्रमाण दर्शाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार औपचारिकताओं में कितनी भी कमी क्यों न हो, एक बार इसके जारी हो जाने पर यह कंपनी की स्थापना का पक्का प्रमाण है। यद्यपि कंपनी का पंजीयन अवैधानिक उद्देश्यों को लेकर हुआ है, फिर भी कंपनी के जन्म को नकारा नहीं जा सकता। यानी कि किसी भी तरीके से अप्लाई करके अगर वहाँ से अप्रूवल आपको मिल गया है तो वह कंपनी के जन्म को आप उसे नकार नहीं सकते हैं, ठीक है। कंपनी का समापन हो इसका एकमात्र हल है, ठीक है। यानी कि आप उसे उस समय तो नहीं रोक सकते, लेकिन कंपनी के समापन करके इस प्रोसेस को रोक सकते हैं अगर कोई इलीगल तरीके से कंपनी को बनाने का प्रयास किया जा रहा है। कंपनी समामेलन प्रमाण पत्र बहुत कम होता है, ठीक है। इसे जारी करने से पहले रजिस्ट्रार को बहुत ध्यान रखना होता है। समामेलन प्रमाण पत्र जारी हो जाने पर निजी सार्वजनिक कंपनियां तुरंत व्यापार प्रारंभ कर सकती हैं, ठीक है। क्योंकि जैसे ही आपको समामेलन प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ आप उसके तुरंत पश्चात अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब चलते हैं आगे। अब यहाँ पे हमारा अगला टॉपिक आता है जिसका नाम है पूंजी अभिधान। सार्वजनिक कंपनी जनसाधारण से अंशों एवं ऋण पत्रों का निर्गमन कर आवश्यक धनराशि जुटा सकती है। इसके लिए इस प्राधिकरण पत्र जारी करना होगा जो जनसाधारण को कंपनी की पूंजी के अभिधान के लिए आमंत्रण है एवं अन्य औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी। जनता से धन एकत्रित करने के लिए निम्न कदम उठाने होंगे, ठीक है। तो आप जनता से धन कैसे एकत्रित कर सकते हैं उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। सबसे पहले है भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी, ठीक है। इसका अनुमोदन क्या है, ये जो हमारे देश का नियमन प्राधिकरण है ने सूचना को प्रकट करने एवं निवेशकों की सुरक्षा प्रदान करने के लिए कुछ दिशा निर्देश दिए हैं। जो सार्वजनिक कंपनी जनता से धन मांगती है उसे सभी आवश्यक सूचना को भली भांति प्रकट कर देना चाहिए एवं संभावित निवेशकों से कोई सार युक्त सूचना छुपानी नहीं चाहिए, ठीक है। यानी कि जो भी डिटेल है वो निवेशकों के सामने
प्रस्तुत कर देनी चाहिए। इसके बाद क्या कहते हैं कि निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए यह आवश्यक है, इसलिए जनता से धन जुटाने से पहले सभी की पूर्ण अनुमति आवश्यक है। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा प्रविवरण पत्र जमा करना। कंपनी रजिस्ट्रार के पास प्रविवरण पत्र अथवा स्थानापन्न प्रविवरण पत्र की प्रति जमा करानी होती है। प्रविवरण पत्र ऐसा कोई भी दस्तावेज है जिसमें कोई भी सूचना, परिपत्र, विज्ञापन और अन्य दस्तावेज शामिल हैं जो जनता से जमा आमंत्रित करता है या एक निगमित संस्था की प्रतिभूतियां खरीदने के लिए जनता से प्रस्ताव आमंत्रित करता है। दूसरे शब्दों में यह जनसाधारण से कंपनी की प्रतिभूतियां खरीदने के लिए प्रस्ताव आमंत्रित करता है। ठीक है, इस दस्तावेज में दी गई सूचना के आधार पर निवेशक किसी कंपनी में निवेश के लिए आधार बनाते हैं, इसलिए प्रविवरण पत्र में कोई गलत सूचना नहीं होनी चाहिए एवं सभी महत्वपूर्ण सूचनाएं पूरी तरह से दी जानी चाहिए। ठीक है, यानी कि जो प्रविवरण पत्र आप जनता में लोगों के सामने रख रहे हैं, जिसको देखकर ही लोग आपके शेयर खरीदेंगे, उसमें महत्वपूर्ण सूचनाएं और पूरी जानकारी होनी चाहिए और उसमें किसी भी तरीके की कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब अगला पॉइंट देखते हैं, क्या है बैंकर, ब्रोकर एवं अभिगोपनकर्ता की नियुक्ति। इसमें क्या है कि जनता से धन जुटाना अपने आप में एक भारी कार्य होता है। कंपनी के बैंक प्रार्थना राशि प्राप्त करते हैं। ठीक है, ब्रोकर फॉर्म का वितरण करते हैं एवं जनता को शेयर खरीदने के लिए आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। ठीक है, इस प्रकार यह कंपनी के अंशों को बेचने का प्रयत्न करते हैं। यदि कंपनी को जनता द्वारा निर्गम के प्रति यथोचित अनुक्रिया की आश्वस्ति नहीं है तो वह अंशों के अभिगोपनकर्ताओं की नियुक्ति कर सकती है। अभिगोपनकर्ता जनता द्वारा अंशों के अभिदान न करने पर स्वयं खरीदने का वचन देते हैं। ठीक है, वे इसके बदले कमीशन लेते हैं। अभिगोपनकर्ताओं की नियुक्ति आवश्यक नहीं है, यानी कि अभिगोपनकर्ता कौन है कि मतलब कोई ऐसी कंपनी है जिसके शेयर मार्केट में कोई खरीद नहीं रहा है, तो अभिगोपनकर्ता क्या करते हैं कि ये कुछ कमीशन लेते हैं कंपनी से और ये खुद ही उनके शेयर खरीद लेते हैं। अगला पॉइंट इसी में आता है हमारा न्यूनतम अभिधान। कंपनियां अपर्याप्त साधनों से व्यापार प्रारंभ ना करें, इसके लिए ऐसी व्यवस्था की गई है कि अंशों के आवंटन से पूर्व कंपनी के पास अंशों की एक न्यूनतम संख्या आवेदन आ जाने चाहिए। ठीक है, कंपनी अधिनियम के अनुसार इसे न्यूनतम अभिधान कहते हैं। सेबी के दिशा निर्देशों के अनुसार न्यूनतम अभिधान की सीमा निर्गम के आकार के 90% है। यदि 90% से कम की राशि के लिए शेयरों के लिए आवेदन प्राप्त होते हैं तो आवंटन नहीं किया जाएगा। ठीक है, एवं प्राप्त आवेदन राशि को आवेदनकर्ताओं को लौटा दी जाएगी। ठीक है, तो इस पॉइंट में मुख्यतः दोस्तों आपको ये समझाने की कोशिश की गई है कि जैसे कोई कंपनी है और उसके पास जितने शेयर हैं उसमें से कम 90% के लिए डिमांड आनी ही चाहिए। ठीक है, मतलब सारे शेयर की बात यहाँ पे नहीं हो रही है, उसके पास जितने शेयर हैं उसमें से जितने शेयर वो आवंटित करना चाहता है, यानी कि जनता को देना चाहता है या किसी को बेचना चाहता है, तो उसमें कम से कम 90% की डिमांड आनी चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता है तो आवेदन राशि को आवेदनकर्ताओं को लौटा दिया जाएगा। ठीक है, फिर आवंटन नहीं किया जाएगा। तो अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे। क्या है टॉपिक, चलिए देखते हैं। तो टॉपिक है हमारा शेयर बाजार में आवेदन। कंपनी की प्रतिभूतियों में व्यापार की अनुमति के लिए कम से कम एक शेयर बाजार में आवेदन किया जाएगा। ठीक है, अब अभिदान सूची के बंद होने की स्थिति में 10 सप्ताह, यहाँ पे दोस्तों होगा 10 और यहाँ पे होगा के। ठीक है, 10 सप्ताह पूरे होने तक यदि अनुमति नहीं मिलती तो आवंटन अमान्य होगा तथा 8 दिन के अंदर आवेदकों से प्राप्त राशि उन्हें लौटा दी जाएगी। ठीक है, यानी बेसिकली इसमें क्या कह रहा है कि यदि आपको प्रतिभूतियों में व्यापार करना है तो आपको किसी न किसी शेयर बाजार में आवेदन करना पड़ेगा और जब अभिदान सूची के बंद होने की तिथि से, ठीक है, 10 सप्ताह पूरे होने तक यदि अनुमति नहीं मिलती तो आवंटन अमान्य होगा। यानी कि आपने किसी शेयर के लिए अप्लाई किया और अगर आपको 10 सप्ताह के अंदर अंदर अनुमति नहीं मिली तो वो आपका आवंटन अमान्य हो जाएगा और 8 दिन के अंदर आवेदकों से प्राप्त राशि उन्हें लौटा दी जाती है, जो भी आवेदक हैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे यहाँ पे अपना अगला टॉपिक जो आ गया है हमारा, बीच में यहाँ पे एक बॉक्स दिया गया है, पहले उसको पढ़ लेते हैं जिसमें बताया गया हमें संस्थापन प्रलेख एवं अंतर नियम में अंतर। चलिए इसको देख लेते हैं। तो यहाँ है आपके आधार, ये है संस्थापन प्रलेख और यह है अंतर नियम। तो सबसे पहले आधार क्या है हमारा, उद्देश्य। ठीक है, क्या है उद्देश्य, उसको देख लेते हैं। सीमा नियम कंपनी स्थापना के उद्देश्य को परिभाषित करते हैं। ठीक है, सीमा नियम कंपनी स्थापना के उद्देश्य को
परिभाषित करेंगे। और अंतर नियम कंपनी के आंतरिक प्रबंध के नियम होते हैं, यह इंगित करता है। ठीक है, यानी कि आंतरिक प्रबंध में क्या हो रहा है। दूसरा आधार है हमारा स्थिति। ठीक है, क्या कह रहा है स्थिति में, यह कंपनी का मुख्य प्रलेख है तथा कंपनी अधिनियम के अधीन है। अंतर नियम में क्या है स्थिति, यह सहायक प्रलेख है तथा सीमा नियम एवं कंपनी अधिनियम दोनों के अधीन ये होता है। ठीक है, इसके बाद अगला आधार क्या है, संबंध। संबंध में क्या कह रहा है, सीमा नियम कंपनी के बाहरी दुनिया से संबंध निश्चित करता है। ठीक है, अंतर नियम कंपनी तथा उसके सदस्यों के बीच आंतरिक संबंधों को परिभाषित करता है। ठीक है, आंतरिक संबंधों को परिभाषित करता है। इसके बाद आता है हमारा अगला आधार बाध्यता। सीमा नियम के क्षेत्र के बाहर के कार्य अमान्य होते हैं एवं सभी सदस्यों के एक मत से भी अनुमोदित नहीं हो सकता। ठीक है, इसके बाद आता है अंतर नियम के बाहर के कार्यों की अंशधारी अनुमोदित कर सकते हैं। ठीक है, अंतर नियम के बाहर के कार्यों को कौन कर सकता है, अनुमोदित अंशधारी। फिर अगला आधार आता है हमारा आवश्यकता। प्रत्येक कंपनी को सीमा नियम जमा कराना। ठीक है, ये आवश्यक है, प्रत्येक कंपनी को सीमा नियम जमा करवाना ही पड़ता है। इसके बाद क्या कहता है ये कि अंतर नियमों को जमा कराना अनिवार्य नहीं है। ठीक है, यह कंपनी अनिवार्य है अधिनियम 2013 की सारणी F को अपना सकती है। ठीक है, यानी कि अंतर नियमों को अगर आप जमा नहीं कराना चाहते तो आप अधिनियम 2013 की सारणी F को अपना सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो दोस्तों हम पढ़ रहे थे कि जनता से धन किस तरीके से इकट्ठा कर सकती है कंपनी, उसमें हमारा अंतिम पॉइंट आता है अंशों का आवंटन। ठीक है, यदि आवंटित शेयरों की संख्या आवेदन की संख्या से कम है या फिर आवेदक को कोई भी शेयर आवंटित नहीं किए गए हैं तो अतिरिक्त आवेदन राशि या तो आवेदक को लौटा दी जाएगी या फिर उन पर देय आवंटन राशि में उसका समायोजन कर दिया जाएगा। ठीक है, सफल आवंटन प्राप्तकर्ताओं को आवंटन पत्र भेजा जाएगा। आवंटन के 30 दिन के अंदर निदेशक अथवा सचिव के हस्ताक्षर युक्त आवंटन विवरणी कंपनी रजिस्ट्रार के पास जमा कराई जाएगी। ठीक है, 30 दिन के अंदर वो जमा करा देते हैं। और इसमें बेसिकली ये कि भाई जितने शेयर किसी ने मांगे हैं अगर हम उसको नहीं दे पा रहे हैं तो हम या तो उसके पैसे वापस कर देंगे या फिर उसको अगले कॉल में एडजस्ट कर देंगे उतने ही शेयर के लिए जितने हमने उसे दिए हैं। ठीक है, आगे कहता है सार्वजनिक कंपनी के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह अपने अंश अथवा ऋण पत्रों को खरीद के लिए जनता को आमंत्रित करे। सार्वजनिक कंपनी के लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, उनकी अपनी मर्जी चलती है। ठीक है, इसके स्थान पर एक निजी कंपनी की तरह मित्रों, सगे संबंधियों अथवा निजी स्रोतों से धन जुटा सकती है। ठीक है, ऐसी स्थिति में प्रविवरण पत्र जारी करने की आवश्यकता नहीं है। आवंटन से कम 3 दिन पहले रजिस्ट्रार के पास स्थानापन्न प्रविवरण पत्र जमा कराया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हम आगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, आपकी पुस्तक में एक बॉक्स दिया गया है जिसमें लिखा हुआ है एक व्यक्ति कंपनी। कंपनी अधिनियम 2013 के लागू होने पर एक व्यक्ति वाली कंपनी ओपीसी अवधारणा के अंतर्गत एक एकल व्यक्ति एक कंपनी बना सकता है। कानूनी तंत्र में ओपीसी की शुरुआत एक ऐसा परिवर्तन है जो सूक्ष्म व्यवसायों तथा उद्यमशीलता के समामेलीकरण को प्रोत्साहन देता है। भारत में वर्ष 2005 में जे ईरानी विशेषज्ञ समिति ने ओपीसी के निर्माण की सलाह दी। ठीक है, उसने सुझाव दिया कि छूटों के माध्यम से एक सहज कानूनी व्यवस्था वाली ऐसी इकाई उपलब्ध कराई जाए ताकि छोटे उद्यमियों को जटिल कानूनी व्यवस्था हेतु विवश ना होना पड़े। ठीक है, यानी कि जो छोटा बिजनेस करना चाह रहे हैं वो भी पहले क्या था कि कानून की व्यवस्था में उलझे रह जाते थे 2013 से पहले। तो 2005 में जब जे ईरानी विशेषज्ञ समिति ने ये सुझाव दिया ओपीसी के निर्माण के लिए, तो फिर उस पे बाद में बिल बनाया गया जो कि 2013-14 में लाया गया संसद से पास करके। ठीक है, इसके बाद क्या कहते हैं, एक सदस्य के रूप में केवल एक व्यक्ति की कंपनी एक व्यक्ति कंपनी है। ठीक है, वह एक व्यक्ति कंपनी का अंशधारी होगा। एक निजी समिति कंपनी के सभी लाभ इसे प्राप्त होंगे, जैसे पृथक वैधानिक इकाई, व्यवसाय के दायित्व से निजी संपत्ति का सुरक्षित होना तथा शाश्वत उत्तराधिकार। ठीक है, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 262 के अनुसार एक व्यक्ति कंपनी का आशय ऐसी कंपनी से है जिसका सदस्य केवल एक व्यक्ति होगा। ठीक है, कंपनी समामेलन नियम 2014 का नियम 3, एक व्यक्ति कंपनी केवल एक प्राकृतिक व्यक्ति जो भारतीय नागरिक है तथा भारत का निवासी है। ठीक है, इसके में अब का भाग क्या कहते हैं, एक व्यक्ति कंपनी
के समामेलन हेतु योग्य है। अब ठीक है, एक व्यक्ति कंपनी के एकल सदस्य का नामांकित है। स्पष्टीकरण क्या है इसका देखते हैं। इस नियम के उद्देश्य से भारत का निवासी वह व्यक्ति है जो ठीक पिछले कैलेंडर वर्ष से न्यूनतम 182 दिन भारत में रहा हो। ठीक है, तो वो एक अपनी अकेले की कंपनी खोल सकता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या कहता है, कोई भी व्यक्ति एक व्यक्ति कंपनी के समामेलन अथवा एक से अधिक ऐसी कंपनी में नामांकित बनने हेतु योग्य नहीं है। ठीक है, जब कोई प्राकृतिक व्यक्ति इस नियम के अनुक्रम एक व्यक्ति कंपनी में सदस्य होने के साथ साथ किसी अन्य एक व्यक्ति कंपनी में नामांकित होने के कारण उस कंपनी का सदस्य बन जाता है तो उपनियम 2 में विशिष्टीकृत योग्यता कसौटी को 180 दिन में ही पूरा कर सकता है। ठीक है, चौथा पॉइंट क्या कहता है कि एक व्यक्ति कंपनी में कोई अवयस्क सदस्य अथवा नामांकित नहीं बन सकता अथवा लाभप्रद हित के अंश का धारण नहीं कर सकता। ठीक है, यानी कि एक व्यक्ति कंपनी में वयस्क होना आवश्यक है। ठीक है, पांचवा पॉइंट क्या कह रहा है हमारा, ऐसी कंपनी अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत समामेलित नहीं की जा सकती अथवा कंपनी के स्वरूप में परिवर्तित नहीं की जा सकती है। छठा पॉइंट क्या कहता है हमारा, ऐसी कंपनी गैर बैंकिंग वित्तीय निवेश क्रियाएं जिनमें निगमित निकायों की प्रतिभूतियों में निवेश सम्मिलित है वह नहीं कर सकती है। ठीक है, तो वह ये भी नहीं कर सकती। अगला पॉइंट हमारा कहता है कि एक व्यक्ति कंपनी के समामेलन के 2 वर्ष व्यतीत होने से पूर्व ऐसी कंपनी स्वैच्छिक रूप से कंपनी के किसी अन्य प्रकार में परिवर्तित नहीं हो सकती। ठीक है, सिवाय उन कंपनियों के जिनकी प्रदत्त अंश पूंजी की सीमा 50 लाख रुपए से आगे बढ़ गई है अथवा संबद्ध अवधि में इसकी औसत वार्षिक आवर्त 2 करोड़ रुपए से अधिक है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे आपको एक अनुसूची दी गई है, चलिए अब इसको देख लेते हैं और इसको समझते हैं। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, आपके सामने यहाँ पे अनुसूची 1 दी गई है। ठीक है, जो कि धारा 4 और 5 के अनुसार है। सारणी ए, इसमें क्या है, अंशों द्वारा सीमित कंपनी का पार्षद सीमा नियम है। ठीक है, यहाँ पे आप लिखेंगे जो भी आपकी कंपनी का नाम है। ठीक है, लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड जो भी है वो, कंपनी का पंजीकृत कार्यालय यानी कि कौन सी लोकेशन पे आपकी कंपनी जो है वो स्टेब्लिश की गई है। फिर आता है कंपनी के समामेलन से पूर्व किए जाने वाले उद्देश्य। ठीक है, समामेलन से पहले जो भी उद्देश्य हैं जो आपको पूरे करने हैं वो यहाँ आप मेंशन करेंगे। ठीक है, इसके बाद आता है कि उपवाक्य है ना, काम में विशिष्टीकृत किए गए उद्देश्यों की सहायता हेतु आवश्यक विषय हैं। यानी कि यहाँ पे जो भी चीज़ें आप मेंशन कर रहे हैं उनकी आवश्यकता के लिए उनको विशिष्टीकृत करके यहाँ पे मेंशन करना होगा। ठीक है, फिर आता है आपका सदस्यों का दायित्व सीमित होगा तथा यह दायित्व उनके द्वारा धारित अंशों पर अदत्त राशि यदि कोई है तक सीमित होगा। ठीक है, फिर आता है कंपनी की अंश पूंजी कितने रुपए है, जो कितने रुपए में प्रत्येक वाले अंशों में बटी है। ठीक है, फिर आता है हम विभिन्न व्यक्ति जिनके नाम तथा पते उल्लिखित हैं इस पार्षद सीमा नियम के अनुसरण में एक कंपनी बनाने के इच्छुक हैं। ठीक है, तथा कंपनी की अंश पूंजी में हम क्रमशः अपने नामों के सामने उल्लिखित अंशों को लेने पर सहमत हैं। तो वो कौन कौन है जो उन शेयरों को ले रहा है, ठीक है, और कितनी मात्रा में ले रहा है, उनका नाम क्या है, पते, विवरण तथा व्यवसाय। दूसरे में फिर उनकी डिटेल यहाँ सब आप मेंशन करेंगे। ठीक है, उन सब के नाम, पते, विवरण जो भी व्यवसाय है वो इन टेबल में पूरा आपने भर दिया और फिर वो उन्होंने कितने अंश लिया वो यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, उनके सिग्नेचर यहाँ हो जाएंगे और फिर यहाँ पे उनके जो साथी हैं उनका नाम, पता और उनके हस्ताक्षर यहाँ पे हो जाएंगे। ठीक है, तो प्रत्येक अभिदाता द्वारा लिए गए अंशों की संख्या यानी अलग अलग उनकी संख्या कितनी, मान लो इसने 10 ले लिए, किसी ने 15 ले लिए, किसी ने भी, इस तरीके से आप सारे यहाँ पे एक एक सब में मेंशन कर देंगे किसने किसने कितने कितने शेयर लिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे उन सब के हस्ताक्षर हो जाएंगे एक एक करके। ठीक है, और साक्षियों के हस्ताक्षर यानी जो एक तरीके से उनके गवाह हैं, गारंटर हैं, उनका हस्ताक्षर और उनके नाम, पते, विवरण तथा उनका व्यवसाय और सब जो भी हैं उनके, उन सब के एक एक करके हस्ताक्षर करवा लिए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है कि मैं जिसका नाम तथा पता नीचे दिया गया है इस पार्षद सीमा नियम के अनुसरण में एक कंपनी बनाने का इच्छुक हूँ। ठीक है, तथा इस कंपनी की पूंजी के सभी अंश लेने को सहमत हूँ, एक व्यक्ति कंपनी के मामले में लागू। ठीक है, जहाँ पे एक कंपनी का मामला होगा वहाँ पे ये 7वां पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, और एक व्यक्ति कंपनी मामले में दोस्तों यहाँ आपके अभिदाता का नाम आ जाएगा। ठीक है,
अभिदाता के हस्ताक्षर आ जाएंगे, उनका जो साक्षी है नाम पता उसका विवरण तथा व्यवसाय आ जाएगा। एकल सदस्य जो भी, अगर उसकी मृत्यु की घटना में क्या होगा, फिर जो भी है श्रीमती, श्रीमान, पुत्र, श्री, ठीक है। फिर वो कहाँ का निवासी है वो लिख दिया, ठीक है। उसकी आयु कितनी है और कौन से वर्ष में नामांकित होंगे वो, उसके लिए, और फिर यहाँ पे दिनांक आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप कंपनी को समझ गए होंगे। तो इसी के साथ हमारा यह अध्याय यहाँ पे होता है समाप्त। धन्यवाद।